हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 4.1 है उसके दो एग्जाम्पल्स किए थे। एक्चुअल में हमने एक ही एग्जाम्पल किया था क्योंकि पहला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे आपकी प्रश्नावली जो 4.2 है उससे पहले चार एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट इनका सोल्यूशन करेंगे और ऑलरेडी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। एक रूट वाला जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो थोड़ा सा बच्चों को परेशान ज़्यादा करता है। मेरे पास फ़ोन वगैरह आते हैं कि वो सर करो, तो उसकी वजह से वो है। बाकी ये बड़ा सिंपल सा काम है। आपको गुणनखंड विधि सबको आती है, मैंने इतने बड़े तरीके से सिखा रखी है। दूसरे चैप्टर में हमने कर लिया, चौथे में भी कर लिया था। और आपके पास जो समीकरण है वो समीकरण आपको दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। उम्मीद है यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, उस द्विघात समीकरण को क्या करना है, मूल ज्ञात करने। मूल मतलब x के दो मान, कौन कौन से मान इसको संतुष्ट करने चाहिए देखते हैं। क्या रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि सर पहला जो नंबर है ना वो रहता है एज इट इज, और लास्ट वाला नंबर भी क्या रहता है, एज इट इज। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या बातें सिखाई मैंने? बिल्कुल, पहले वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर रहता है सेम। अब रफ वर्क करना आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्या करना है रफ वर्क में? रफ वर्क में ये करना है कि आपको पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को क्या करवाना है साहब, गुणा करवाना है। तो पहला नंबर कौन सा? पहला नंबर ये जो सबसे पहले लिखा है 2x² गुणा लास्ट नंबर कितना है 3। आपको पता है गुणा कर पाओगे तो क्या आएगा, 6x²। 3 को 2 से गुणा करो 6x² आएगा। और बीच में एक नंबर है माइनस का 5x। इसको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। ये जो बीच में माइनस का 5x है इसको 2 संख्याओं में बांटना है। अब 2 संख्याएं आपको साहब ऐसी बांटनी है जब आप उन दोनों को गुणा करो तो प्लस का 6 आ जाना चाहिए और जोड़ो तो माइनस का 5 आ जाना चाहिए। सोचो, आपको सर 3 और 2 है ना, अरे साहब वेरी गुड। आप कहेंगे सर 2 और 3 ले लो, और क्या प्लस की लो या माइनस की लो? देखो 2 और 3 को एक्चुअल एक्स तो लेना ही, वैसे भी आपको ये एक्स ले लिया। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे 3 को 2 से गुणा 6 तो आ रहा, लेकिन 3 और 2 तो प्लस का 5 होता है, आपको माइनस का 5 है। इसका मतलब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ध्यान दे, पूरा सेटिस्फिकेशन हो गया। -2x - 3x माइनस का 5x होता है। -2 को -3 से गुणा करोगे 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। क्या -5x के 2 टुकड़े हो गए, -2x - 3। क्या ये भी शर्त सिद्ध हो रही है और ऊपर वाली शर्त भी होगी? बिल्कुल। तो आप इस -5x को साहब ऐसे लिख सकते हैं -2x और -3x। क्या ख्याल है आप लोगों का? अरे बोलो, बिल्कुल बेसिक बात ये बताई हुई है या नहीं आपको? गुणा करने पर आना चाहिए प्लस का 6, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 5। हमने 2 और 3 सोचा, गुणा 6 आ रहा है, लेकिन प्लस का 2 और प्लस का 3 तो प्लस का 5 आ रहा था, हमें -5 है, इसलिए दोनों की जगह क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्योंकि माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें ये फिर दो के जोड़े बना लेगा। एक ये बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, ये बड़ा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x भी कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन ले, पीछे क्या बचा, x माइनस। अब देखो 2x में से 2x पूरा ही कॉमन ले, इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा, 1। और आपको एक गुणनखंड विधि के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। गुणनखंड ये कहता है कि जैसा मैं आपको यहाँ शकल दिख रही है वैसी की वैसी शकल मुझे यहाँ पर भी दिखेगी आपको। मैं कोई शकल में चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सामने कांच में देख रहा हूँ। अब जब आप कांच में सामने देखोगे तो कांच में कोई फर्क थोड़ी आएगा, आपके सेम ही तो दिखोगे। तो गुणनखंड क्या कहता है, अब यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, मैं जो यहाँ दिख रहा हूँ वैसा का वैसा आगे दिखना चाहिए। आप आगे चाहे कुछ भी कॉमन ले, मुझे पता नहीं, इसका मतलब ये दिखेगा। चिन्ह क्या है यहाँ पर, माइनस। क्या मैं 3 कॉमन ले लूँगे? बिल्कुल, इधर भी 3 है, इधर भी 3। अब जैसे ये माइनस बार कॉमन लिया ना, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। आप तो सोचे ही नहीं। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेना। आपने कॉमन लिया, पीछे आपको x - 1 की शक्ल दिखाई दी। जब आपको x - 1 की शक्ल दिखाई दी तो इसने बोला कि मैं अपने को कांच में देखना चाह रहा हूं। जब आप कांच में देखेंगे तो आपकी शक्ल चेंज थोड़ी होगी। तो जैसा s यहाँ है वैसा का वैसा x - 1 यहाँ हो गया। अब यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस उतार दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस उतार दो, और 3 आपको कॉमन आ रहा, बाकी आप छोड़ दें आगे। अब अगर जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ माइनस, तो इस माइनस से इधर भी x - 1 है, माइनस के उधर भी x - 1, x - 1 को कॉमन उठा लो आप, तो x - 1 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा। यहाँ से ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, 2x। फिर चिन्ह किसका, माइनस का। जब आपने ये कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 3, बराबर में क्या बचा, 0। कितने भागों में बांटो साहब इसको, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक बार तो आप कहेंगे साहब x - 1 बराबर 0, इसका मतलब यहाँ से x का मान कितना आएगा आपके पास, 1, क्योंकि माइनस का एक उधर गया प्लस का। और एक बार हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर -3 प्लस का 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2।
x का मान कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से x का मान आ गया आपके पास 1 और यहाँ से x का मान आ गया 3/2। ये हो गया आपके इसके मूल। एक तो इसका मूल कितने हैं 1 है और एक मूल कितना है 3/2। एज ए रिविजन क्लास है, आप मान के चलिए बाकी सारी चीज़ें आपको आती होगी। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की, आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, उनका अगर आपने रिवीजन किया, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की, है ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको काम करना इजी वे में काम हो जाए, तो कोई टेंशन होगी भी नहीं। गुणनखंड विधि है, नियम पता होना चाहिए। पहली संख्या लास्ट संख्या सेम रहनी चाहिए। पहली और लास्ट को गुणा करोगे तो इसने -6 उत्तर दिया, सॉरी +6 उत्तर दिया। जब बीच की संख्या -5 उसको 2 भागों में तोड़ना, लेकिन ऐसे 5 को तो आप 4 और 1 में तोड़ दो, तो 4 और 1 5 होता है। लेकिन आपको ऐसी 2 संख्या में तोड़ना, जब मैं इनको गुणा करूं तो मुझे 6 मिल जाए और जोड़ने पर क्या मिल जाए -5 मिल जाए। तो मैंने टुकड़े किए -2x -3x, उत्तर निकाला, उत्तर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, रख लो। यहाँ रखोगे प्लस का 2, यहाँ रखोगे -5, यहाँ रखोगे 3, 3 2 5, 5 में से 5 गया, कितना बचा 0। आप आराम से ये भी रख के चेक लें, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 3 बड़ा सिंपल सा। अगला सेम ही गुणनखंड है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं। मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल नंबर 4 अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, एक बार आप इसको आराम से देख लें। गुणनखंड है, आपको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए। एक बार ये देखें, अगली स्लाइड में करते हैं इसका चौथा एग्जाम्पल। अब देखो करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको गुणनखंड विधि करनी है, और गुणनखंड में जो आपको समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। क्या कहता है नियम? नियम कहता है सर पहले और लास्ट को सेम रखो। तो पहला क्या, पहला हो गया आपके पास 6x² और लास्ट हो गया -2 बराबर 0। ठीक है सर। इसके बाद क्या करना चाहिए आपके, सर इधर हल्का सा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन रफ वर्क करना पड़ेगा दिमाग में। क्या करना पड़ेगा कि सर पहले और लास्ट नंबर को आप गुणा करो, पहले और लास्ट नंबर को क्या करो गुणा। तो पहला नंबर कितना है 6x² गुणा में लास्ट नंबर कितना है -2। जब गुणा करेंगे तो ये गुणा आ जाएगा -12x²। ठीक है, मतलब हमें एक रिजल्ट मिल गया कि मैं जब कोई संख्याओं के टुकड़े करूंगा तो मुझे गुणा करने पर -12 मिलना चाहिए। और बीच में क्या है -x, इसके कितने टुकड़े करने 2। तो गुणा करने पर तो आए -12 और जोड़ने पर आए -4। पहले तो ऐसी संख्याएं सोचो जिनमें गैप 1 का दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे सर एक तो सोच लो 4 और एक सोच लो 3। देख लो 4 और 3 को गुणा करने पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो प्लस का 12 आ रहा है, वहाँ -12 चाहिए। इसका मतलब 4 और 3 में से एक माइनस में, और माइनस कौन होगी? अगर उत्तर माइनस का लाना तो बड़ी वाली संख्या माइनस में, ये -4x और ये +3x। आप मैच कर लें, पूरा का पूरा आंसर मैच हो गया। देखो -4x में से 3x प्लस होगा तो -x बचेगा, -4 को +3 से गुणा करोगे -12x² आ जाएगा। क्या ख्याल है? सिंपल है ना। आप थोड़ा सा सोचें संख्याओं, अपने आप उत्तर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बन गया साहब -4x और +3x। आप चाहो तो पहले इसको लिख दें, इसको बाद में लिख दें कॉमन के हिसाब से, वरना कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन रहे आप लोग। ये चीज़ बनी और एक ये चीज़ बनी। क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। एक तो 2 कॉमन आएगा और एक आएगा x कॉमन। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। x² में से x कॉमन लिया, x बचा। -2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। अब x तो कॉमन ले रखा है। गुणनखंड क्या कहता है? मेरी शक्ल सेम होनी चाहिए कांच में, जैसी यहाँ शक्ल है वैसी की वैसी शक्ल यहाँ दिखाओ। तो यहाँ शक्ल आप दिखाओगे, बराबर में कितना आएगा? 0। किसका चिन्ह? प्लस का। क्या कुछ कॉमन है क्या आपके? कुछ भी कॉमन नहीं, तो कॉमन क्या ले लो? 1, क्योंकि x यहाँ नहीं है, 3 यहाँ, कुछ भी कॉमन नहीं, आपने कॉमन ले लिया 1। वापिस ये देखो चीज़ें कॉमन आ गई। तो जब ये कॉमन आई तो आपके पास बना है 3x माइनस का 2, तो पीछे बचेगा 2x + 1। यहाँ से ये ले लिया तो यहाँ ये बचा और यहाँ ये बच गया, और बराबर में कितना? 0। कितने भागों में बांट दो? 2 भागों में। तो एक बार तो 3x - 2 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर -2 उधर जाएगा, प्लस का x बराबर 2 बटा गुणा वाला 3 कहाँ चला जाएगा? भाग में। ये आ गया आपके पास इस x का एक मूल 2/3। ये हो गया इसका उत्तर। अगला चेक करो। अगला जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा -1/2। ये आ गया आपके पास इस x का फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, लेकिन बच्चों के जब वो रूट वाले सवाल आते हैं ना, तो काफी बच्चे ज्यादातर परेशान हो जाते हैं कि सवाल होगा या नहीं होगा। बाकी बड़ी सिंपल सी चीजें, ध्यान दें कैसे होगा। गुणनखंड करना है तो पहले आप गुणनखंड के लिए द्विघात समीकरण लिखें। द्विघात समीकरण आपके पास दिया हुआ है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस में है 2, बराबर में कितना है? 0।
कोई समस्या है क्या? यहाँ तक जो आपको जानकारी दी गई है ना, उस जानकारी को मैंने लिखा। ठीक है सर, रूट वाला हमने 4.2 में किया था, आपको बताओ तो सिंपल सा था रूट भी। अब क्या करना है, वो सेम ही बैठना, चाहे रूट आओ चाहे गुणनखंड, तो एक ही नियम कहेगा कि साहब मैं पहले तो रखो एज इट इज, और लास्ट वाला कहेगा सर मुझे भी रखो एज इट इज बराबर 0। और साइड में आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी, जो ध्यान दे। कैसी कैलकुलेशन? क्या नियम कहता है कि पहले और लास्ट वाले को क्या करना है, गुणा करना है। सही ख्याल आप लोगों का, हर बार कहता हूं पहले और लास्ट वाले क्या करना है, गुणा करना है। तो पहला तो है आपके पास 3x² और गुणा में लास्ट में कितना है 2। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर तो कितना आ जाए 6x², और बीच में टुकड़े करने पर क्या आ जाए माइनस का 2√6x। कितने भागों में बांटना है इसको, 2 भागों में। कितने भागों में बांटना है साहब इसको, 2 भागों में। अब मैं ये करवाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं, ध्यान से सुने। कौन सी बेसिक बातें? आपके सामने एक समीकरण में ऐसा लिखा है कि 3√2 प्लस 6√3 प्लस 4√2, इसका मान आपको निकालना है। बच्चे जल्दबाजी फटाफट जोड़ देते। रूट के लिए आपको प्लस और माइनस करने के लिए एक शर्त यह है कि रूट के अंदर नंबर सेम हो सकता है। रूट के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, सेम, तभी नंबर प्लस हो सकते हैं और घट सकते हैं, वरना कभी घटेंगे नहीं। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर प्लस और हो सकते हैं दोनों, क्योंकि सेम है। क्यों? क्योंकि इधर भी √2 है, इधर भी √2 है। तो आप करेंगे क्या, जोड़ेंगे इनको। देखो ये 3√2, ये 4√2, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 7√2 होगा, इस बात को ध्यान रखना। और प्लस का क्या चलेगा 6√3। कभी भी इसको इसमें जोड़ने की गलती ना करें, इस बात को ध्यान रखें, नहीं करनी है आपको गलती। करना क्या, रूट में नंबर तभी जुड़ेगा या घटेगा जब रूट के अंदर नंबर क्या हो, सेम हो। तो इधर 3√2 है, इधर 4√2 है, कभी रूट नहीं जुड़ता। √2 तो √2 ही रहा, देख लो इनके आगे वाले नंबर प्लस हो गए। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये ऐसे ध्यान रखना, नंबर जुड़ते हैं तो रूट वाले, जैसे वहां आपको जरूरत पड़ेगी। जरूरत क्या पड़ेगी, बंदे ने ये बोला है कि आपको गुणा करने पर तो आना चाहिए 6x² और जोड़ने पर आना चाहिए √6x। तो रूट को तो हटाना नहीं पड़ेगा आपको, तो √6 को तो √6 रखना पड़ेगा, तभी तो √6 जुड़ेगा। अब ध्यान दें, और ये लगा दिया मैंने x, ये लगा दिया माइनस, ये लगा दिया माइनस। आप मैच कर लें, उत्तर आ गया। कैसे देखो, माइनस का √6x, माइनस का √6x, माइनस का 2√6x होगा जो आपको चाहिए। जुड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस के गुणा में 1 है ना, तो 1 और 1 जुड़ने 2 हो गया। तो माइनस का √6x, माइनस का √6x, माइनस का 2√6x। माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे प्लस, √6 को √6 से गुणा करवाने पर रूट हट जाता है। आपको पता है ना, √2 को √2 से गुणा करवाया तो 2 बन गया था, √3 को √3 से करवाया 3 बन गया, √5 को √5 से करोगे 5 बन जाएगा, √4 को √4 से गुणा करो 4 बन जाएगा। जब रूट के अंदर नंबर सेम हो ना, तो रूट आपको हटाना पड़ेगा। तो √6 को √6 से गुणा किया, 6 बन गया, पूरी चीजें होगी सेटिस्फाई। ये हो गए इसके गुणनखंड। तो आपके पास जो गुणनखंड आए हैं साहब, वो आए हैं √6x माइनस का √6x। अब ये क्या है कि जितना आप सिंपल सवाल को समझ रहे हैं उतना है नहीं, आपको कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3 लिखा है ना, इस 3 को मुझे लिखना पड़ेगा √3 गुणा में √3x²। इस 3 को मैंने ये लिखा, मैं लिख सकता हूँ √3 को √3 से गुणा करूंगा 3 आ जाएगा, माइनस रूट जो 6 है उसको मैं लिखूंगा √3 गुणा में √2 और फिर गुणा में लिखूंगा x। ठीक है, या मैं सीधा ही गुणा में यहाँ लिख दूं x, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, समझना। मैं पूरी चीजें समझा दूं, नो टेंशन रहो आप लोग, है ना। कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, सारी बातें मैं उधर अब मैं लिखने वाला हूं। ये हो गया x। ये जो √6 इसको भी आप यही लिखें, √3 गुणा में √2 और x। और ये जो 2 है ना, इसको भी आप लिख दें √2 गुणा में √2 और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ध्यान दें ऐसा क्यों हुआ है, मैं इधर सारी चीजें आपके लिए बताता हूं। नियम क्या कहता है, ये जो 3 है ना, 3, इसको मैं लिख सकता हूं √3 गुणा में √3, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करोगे उत्तर 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये जो √6 है आपके सामने, इस √6 को अगर आप कैलकुलेशन के तौर पर जाएंगे तो √6 कैलकुलेशन ऐसे देगा कि अगर मैं √6 को 2 भागों में बांट दूं, 3 गुणा 2 लिख सकता हूं। और जब मैं दोनों का अगर रूट अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा √3 गुणा में क्या हो जाएगा √2।
2। क्या ख्याल है? वो देखो लिखा 6 को √3 गुणा √2। अब मैंने ऐसा क्यों किया? आप अगर यहां से सीधा कॉमन लेने जाएंगे तो आपको कॉमन x दिखाई देगा, बाकी कॉमन नहीं दिखाई। जैसे देखो मैंने इसको ऐसे तोड़ा तो आपको √3 भी कॉमन नजर आ रहा है, जब मैंने इसको ऐसे तोड़ा तो आपको √2 भी कॉमन आ रहा है, इसीलिए मैंने तोड़ा इनको। ठीक है, और आपको पता है ये जो 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूं √2 गुणा में क्या लिख सकता हूं √2। उम्मीद है सभी बच्चों को यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो एक बार रूट जो 6 था ना, उस 6 को मैंने लिखा है 3 गुणा 2, पूरे के ऊपर रूट लगा है 3 गुणा 2। अब मैंने घर दोनों के अलग अलग कर दिए भाई, घर अलग अलग कर दिए, 2 भाई थे दोनों को अलग अलग बिठा दो तो √3 अलग बैठ गया, √2 क्या बैठ गया, अलग बैठ गया, तो ये हो गया √3 √2 गुणा। वैसे भी देख लो रूट के अंदर नंबर जब सेम होता है तब तो रूट हट जाता है, लेकिन जब रूट के अंदर अलग अलग नंबर होते हैं तो रूट के अंदर गुणा हो जाते हैं। इसको गुणा करोगे तो वापिस √6 ही आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखें, बेसिक सी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान रखनी। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखो एक जोड़ा तो आपके पास बन गया है ये वाला, और एक जोड़ा आपके पास बन गया है ये वाला। ठीक है सर, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक तो देखो दोनों में √3 है तो √3 तो पक्का ही कॉमन दिखाई देगा, कोई दूसरा दिखाई दे या नहीं दे, और एक x भी कॉमन दिखाई देगा, दोनों में x है ना। यहाँ देखो यहां से √3 कॉमन ले लिया, यहाँ √3 बच गया, बाकी x² में से x कॉमन ले लिया, पीछे x बचा माइनस √3 आपने कॉमन ले लिया, x आपने कॉमन लिया, पीछे क्या बचेगा √2। अब आपको एक चीज पता है इसके बारे में, ये कहता है मेरी शक्ल जैसी यहाँ गंदी शक्ल है मेरी, यहाँ गंदी शक्ल ही देखो रूट के अंदर गंदी शक्ल है, वो कह रहा है जैसी मेरी यहाँ गंदी शक्ल है आगे भी मैं आपको गंदी शक्ल में ही नजर आऊंगा। मुझे वो पता नहीं, आप जैसा भी काम करें कुछ भी कॉमन ले, आप जाने आपका काम जाने, मैं जैसा यहाँ दिखूंगा वैसा का वैसा आपको यहाँ दिखने वाला हूँ। ठीक है सर, किसका चिन्ह? माइनस का, इधर भी क्या माइनस का। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? √3 इधर है, √3 इधर नहीं, √2 है देखो दोनों जगह, ये √2 इधर भी √2, तो √2 तो आ गया आपके पास कॉमन। अब आप देख लो बाकी वो बच गया अपने आप में बता दूं कैसे। ये माइनस कॉमन लेती है, प्लस वाला तो बन गया माइनस। अब यहां से √2 कॉमन ले लेते, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा x, प्लस वाला बदल गया माइनस में, √2 कॉमन ले लेते, यहाँ पीछे बचा √2। उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने कॉमन वगैरह लिया गया, जैसी शक्ल यहाँ वैसी की वैसी शक्ल यहाँ होनी चाहिए। ठीक है सर, इसके बाद देखो माइनस है तो ये वापस चीजें कॉमन आ रही है, तो कॉमन जब लोगे तो ये बनेगा √3x माइनस का √2, तो यहाँ क्या बचेगा √3x माइनस, यहाँ से कॉमन ले पीछे बचा माइनस का √2 बराबर में 0। ठीक है सर, कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो एक बार तो हो जाएगा √3x माइनस का √2 बराबर 0, इधर भी √3x माइनस का √2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √3x बराबर क्या बचेगा √2, माइनस वाला उधर गया प्लस का, x बराबर हो गया √2 बटा √3। आप चाहो तो इस उत्तर को यहीं छोड़ दो, कहाँ तक छोड़ दो? इस उत्तर को यहाँ तक, मैं आगे बताऊंगा इसको करना क्या। ठीक है, आप सेम इसमें यही बनेगा क्योंकि सेम वैल्यू दोनों बराबर आ रही, तो माइनस का √2 उधर जाएगा प्लस का √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटा में √3। मुझे नहीं लगता इस चीज़ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ तक भी अगर आप उत्तर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस कैलकुलेशन को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो किताब वाले दोनों उत्तर को कैसे लिखा है? x बराबर, जैसे देखो यहाँ √6 था ना, रूट में अलग अलग कर किया आपने, वैसे यहाँ दोनों के रूट लगा, इसकी बजाय आप ये कर दो तो दोनों के साथ में लगा दो। बात समझ में आई? देखो ऊपर वाले के भी रूट लगा, नीचे वाले के रूट लगा, दोनों सेम है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो आगे बढ़ा देना इसको। ठीक है, √2 बटा √3 है तो मैंने दोनों के ऊपर पूरा घर लगा दिया। अब जिस दिन आप घर अलग करोगे, जैसे गुणा वाले की तरह घर अलग करोगे, तो ऊपर वाला घर अलग, नीचे वाला घर अलग। भाई ऊपर वाली मंजिल बड़े वाले भाई की, नीचे वाली मंजिल छोटे वाले भाई की, तो बड़े वाले भाई के हिस्से में कौन गया √2, नीचे वाले के हिस्से में कौन गया √3, ये सेम ही था। इसका मतलब किताब वाले ने उत्तर ये लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं इसको सोल्व किया, आप इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप एक लाइन लिख देंगे, अतः मूल अतः मूल 2 बटा √3 तथा 2 बटा √3 होंगे। ये आपको एक बात ध्यान रखनी जो लास्ट में आपको लिखनी, किताब वाले ने आपके ये लिखा इसलिए मैंने ये लिखा क्योंकि आप इस चीज को ये लिख सकते हो, घर अलग अलग करोगे तो वैसे भी ये घर अलग अलग हो गए जिस दिन, उस दिन ये √2 √3 अलग अलग होते काम हो जाएगा आपका। बोलो सर,
कोई समस्या है क्या आपको? आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है। इससे सिंपल क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा रूट के बारे में सोचना है कि पहले वाला लास्ट वाला एज इट इज रखा। अब रूट 6 चाहिए तो रूट को मैं हटा नहीं सकता, तब भी तो रूट आएगा, वरना रूट नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखें। थोड़ा सा बॉक्स इधर है, ठीक है, और ये बराबर का चिन्ह है 0, ठीक है। ये किया। बाकी 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 लिखा, 6 को मैंने रूट 3 गुणा रूट 2 लिखा। वो देखो सारे रीजन यहाँ लिखे हुए, सारे रीजन आपके सामने यहाँ लिखे हुए। रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 होता है। अब रूट 3 अलग हो गया, रूट 2 अलग हो गया, दोनों भाइयों के घर अलग अलग कर दी, वो अलग अलग होती है। देखो रूट 3 और रूट 2 बन गया, तो 6 को मैंने ये लिख दिया, इस 6 को मैंने ये लिख दिया। 2 है तो जैसे मैंने 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 लिखा, वैसे 2 को भी मैं रूट 2 गुणा 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि उत्तर तो 2 ही देगा। अब आपको कॉमन लिया, बाकी कैलकुलेशन की, चाहो तो उत्तर आप यहाँ तक लिख दें, वरना दोनों को साथ में रूट लगाएंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। आप कह सकते हैं अतः मूल रूट 2/3, 2/√3, क्या बोलेंगे इसको, 2/√3 या रूट 2/3, बिल्कुल रूट 2/3, रूट फिर 2/3 फिर रूट 2/3, ठीक है। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 5 आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। ये आपके गुणनखंड नियम खत्म हो गए। अब एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6, उसमें एक अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्षा की विमाएं ज्ञात करनी। पहले ढूंढेंगे अनुच्छेद कहाँ लिखा हुआ है ना, फिर उसको करेंगे, उत्तर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एग्जाम्पल बचा 4.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 6, फिर ये 4.2 के भी एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, खत्म। उम्मीद है आपको जितने मैंने तीनों एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, दोनों सिंपल से थे किताब के, बट ये रूट वाला मस्त। एग्जाम्पल वहाँ रूट में था, आपको बताओ तो वहाँ साइड में यहाँ रूट आ रखे थे, और इस एग्जाम्पल बीच में रूट आ रखे, साइड में कुछ, वहाँ बीच में माई प्लस का 7x था, आपको याद है ना। तो वो उसमें मैच ध्यान रखें। जिस दिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, उस दिन सेम टू सेम आएगा, एकदम फोटोकॉपी आएगी, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएगा। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसके बाद ये स्टेप कभी नहीं लिखता हूँ, आपको बताओ तो हर बार ही कॉमन लेता हूँ, लेकिन यहाँ कॉमन दिख रही नहीं है। मैं सीधे अगर रूट 3x लूंगा फिर मैं लिखूंगा, यहाँ रूट 3 बचा, यहाँ रूट 2 बचा, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, आपको हवा ही नहीं लगेगी सर ने कर दिया के। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कम से कम जो कॉमन ले रहा हूँ उसको कॉमन मैंने उसको पूरा तोड़ के बताया आपको। साइड में देखो पूरी चीज़ें लिखी हुई, आप लिख लें अभी अपनी फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में, जहाँ आप नोट कर रहे हैं इन चीज़ों को लिख लें, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आज से 10 दिन बाद में, आज से 2 महीने बाद में, आज से 3 महीने बाद में, जब आप अकेले में बैठ के कहीं ना कहीं रिविजन कर रहे होंगे। क्योंकि वहाँ समझाने वाला फिर कोई नहीं होगा। ईमानदारी से जब काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये चीज़ देखो ये सर ने यहाँ से लिखी है, कनेक्ट होगा कहीं ना कहीं। वरना ये नहीं लिखोगे तो ये सीधा डायरेक्ट आपके 0 हो जाएगा, आपको वापस वीडियो देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। वरना आप यहाँ एक बार वीडियो देखने के बाद आपने ये चीज़ लिखी, इसके बगल में ये लिख देते, आपको जहाँ पर भी रूट 6 को नजर आएगा तो रूट 6 की ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, अरे सर ये सेम होगी। होना चाहिए आपको ये, कम से कम इतना नियम तो पता ही हो कि हाँ हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 5 एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको ऐसा बोला हुआ है कि एक अनुच्छेद आपके लिखा हुआ है 4.1, तो अनुच्छेद को मैंने पढ़ के आपके सामने लिख दिया। अनुच्छेद क्या कह रहा है समझे। एक बोला है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, कोई धर्म करने वाला ट्रस्ट है, वो किसी स्कूल में कोई प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। प्रार्थना समझते हो ना, आप प्रेयर करते हो, वो करने के लिए आपको एक ट्रस्ट कोई ना कोई एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाह रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई। एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो। आप समझते हो ना, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, इसका मतलब एक आयताकार चीज आपको दे रखी है। ये सपोज दैट आपके पास कोई प्रार्थना कक्ष है, ये वाला, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं A, ये B, ये C और D। और जब आयताकार होता है तो आमने सामने की भुजाएं उसकी क्या होती है, बराबर होती है, बिल्कुल साफ। जब ये बराबर होती है तो मैं कहूंगा कि ये तो आपकी होती है लंबाई, इसको क्या बोला जाता है, लंबाई, और इसको क्या बोला जाता है साहब, चौड़ाई। क्या ख्याल है, सही। तो ये भी लंबाई होगी, ये भी चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर का मतलब होता है 300 वर्ग। और इसको क्या आप क्या बोल क्या रहे हो, प्रार्थना कक्ष। क्या बोल रहे हो, ये आपका क्या है, प्रार्थना कक्ष, ठीक है साहब। एक प्रार्थना कक्ष है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, जिसका क्षेत्रफल आपको एक बेसिक सा दे रखा 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालने, आगे सवाल ने बोला होगा कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, बोला होगा, ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो। ओ साहब, यही तो खेल शुरू हो जाता है असली। अब आपको पहचान ये करनी है कि आपको x किसको मानना है।
4.2 और 4.3 याद आ रही है? 4.1 के वो भाषा वाले सवाल जिसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा था, वही आ गया वापिस, देख लो। बोलो किसको x मानना चाहिए? आप सोचें, दिमाग लगाएं, और जब मैं बोलूँ कि इसको x मानना चाहिए तो आप ये सोचें कि हमने सही सोचा या गलत सोचा। क्या बोला इसने? जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है। लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा। तो पहले चौड़ाई आएगी, फिर चौड़ाई का दुगुना करोगे, फिर एक ज्यादा करो। इसका मतलब मुझे चौड़ाई को क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे माना प्रार्थना कक्ष। प्रार्थना कक्ष आयताकार है तो मैं आयताकार ही लिख रहा हूं नाम, है ना, तो ध्यान देना इधर। आप लिखेंगे माना आयताकार प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर x मीटर और आयताकार प्रार्थना कक्ष की लंबाई, ध्यान से सुना साहब, लंबाई को क्या मेरे को ऐसा लिखना चाहिए? 2x + 1 मीटर। ध्यान दे कैसे। पहली बात तो चौड़ाई को x मान ली। अब क्या बोला है? जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो। चौड़ाई को दुगुना करो और 1 मीटर अधिक करो, ये हमने काम कर दिया। क्या ख्याल है आप लोगों को? बिल्कुल। अब आपको क्षेत्रफल दे रखा है, अब आप लिखेंगे दिया है प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल, वो आपको दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्षेत्रफल दे रखा तो प्रार्थना कक्ष आयताकार है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दे रखा है? 300। लंबाई कितनी है? लंबाई है आपके पास 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है? x, बराबर हो जाएगा 300। सॉल्यूशन करोगे, x अंदर गुणा होगा तो 2x से गुणा होगा तो ये 2x² बन जाएगा, ये प्लस का x बन जाएगा, माइनस का 300 बन जाएगा, बराबर 0। भाई प्लस का 300 इधर आ गया, किसका बन गया? माइनस का। ये आपके पास एक आ गया द्विघात समीकरण। बोलो साहब क्या ख्याल है आप लोगों का? किसी को कोई डाउट है क्या? अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया। अब उत्तर निकालना, इसका मतलब आपको मान चाहिए, तो 3 मान की जरूरत पड़ेगी श्रीधराचार्य में। a का मान x² का गुणांक 2 है, b का मान x का गुणांक 1 है और c का मान है -300। क्या ख्याल है आप लोगों का? बात सही है, ये लिख दिया। अब आप लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। आप लिखेंगे अतः श्रीधर आचार्य सूत्र से, और जब श्रीधराचार्य सूत्र आप लगाएंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र सब बच्चों को पता होना चाहिए कि श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। बोलो साहब क्या ख्याल है? हमने प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मानी, क्योंकि चौड़ाई जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुणे से 1 ज्यादा है, तो पहले चौड़ाई x मानना पड़ेगा। लंबाई होगी 2x + 1। प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर दे रखा। प्रार्थना कक्ष है आयताकार, तो आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 300। लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई है x। 2x को 1 से गुणा किया 2x², 1 को 1 से गुणा किया x, प्लस का 300 इधर आया, माइनस का 300 बराबर 0। तो a का मान x² का गुणांक 2, b का मान x का गुणांक 1, c का मान -3। अब आपको लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य सूत्र जो आपके सामने लिखा है। तो आप लिखेंगे x बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है? 1। ठीक है सर, प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान 2 है क्या? बिल्कुल, a का मान 2 है भैया ना, a का मान 2 और c का मान है -300 और बटा में हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना? 2। जो मान थे हमने रख दिए। तो आप लिखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान दे देखो, माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे तो बन जाएगा प्लस। 4 को 8 से गुणा करो, सॉरी 4 को 2 से गुणा करो 8,
8 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, यानी कि ये 2400 बन गया भाई। बटा में कितना बन गया 4। तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस ये बन गया 200, सॉरी क्या कर दिया भाई, ये 2401 बन गया ना, 2401 और बटा में कितना बन गया 4। x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस, बताओ साहब 2401 किसका वर्गमूल होता है? अरे बोलो 2401 किसका वर्गमूल होता है, ये बताओ पहले तो बोलो 2401 वर्गमूल किसका होता है? बोलना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे सर एक वर्गमूल 1 में आता है और एक आता है 9 में, बिल्कुल 0 1 9 में 81 आता है ना, और ये 24 है तो 24 है आपके 4 के वर्ग और 5 के वर्ग में, या तो 41 का या गुण 50 का। सही बात है, पक्की बात, बिल्कुल। तो उत्तर है गुण 50 इसका। कितना है गुण 50, क्योंकि ये संख्या नीचे वाले ज़्यादा नज़दीक है तो नीचे वाला उत्तर होगा। ये आप सोच लें, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 2401 जो है वो गुण 50 का है और बटा में कितना है 4। ये आपके पास यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी ईजी अब, और किसी बच्चे को कोई समस्या तो होनी ही नहीं थी। श्रीधर आचार्य सूत्र में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको हो। मैं इसको अब 2 भागों में बांटने वाला हूँ। एक बार मैं लूंगा प्लस का चिन्ह, क्या लेने वाला हूँ प्लस का चिन्ह, और एक बार मैं लूंगा माइनस का चिन्ह। ठीक है सर, लो आप प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लोगे तो x बराबर माइनस का 1 प्लस का गुण 50 बटा में कितना आएगा 4। तो x बराबर गुण 50 में से माइनस 1 जाएगा तो ये बचेगा 48 बटा 4। तो क्या मैं कह सकता हूँ x का मान 12 आ गया? बिल्कुल सर, x का मान कितना आ गया 12। तो x का मान यहाँ तो आ गया आपके पास 12। उधर देखते हैं क्या आता है। जब माइनस लेंगे तो x बराबर बचेगा -1 माइनस का गुण 50 बटा में कितना 4। तो x बराबर माइनस का 50 बटा में 4, तो x का मान हो जाएगा माइनस के 12.5। x का मान क्या हो जाएगा माइनस का 12.5। और आप आराम से कह सकते हैं ये मान संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x हमने बोला लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइन लिखनी है आपको अतः लंबाई बराबर, एक तो आपको लंबाई निकालनी और एक आपको निकालनी है चौड़ाई बराबर। तो लंबाई है आपके पास 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो 2 गुणा x का मान 12 प्लस में 1, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 मीटर। और चौड़ाई को x बोला था, x कितना हो गया 12 मीटर। बोलो साहब कोई समस्या है क्या? तो इसकी चौड़ाई तो है 12 मीटर और लंबाई कितनी है 25 मीटर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको है। देखो एक बार आप, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने काम किया, एक द्विघात समीकरण बनाया, वहां से ए बी सी के मान मिले। जब आप चाहो तो गुणनखंड कर लो, गुणा करने पर माइनस का 600 आना चाहिए, जोड़ने पर प्लस का 1 आना चाहिए। तो बड़ी बड़ी संख्याएं सोचनी पड़ी, उसकी बजाय नहीं सोचें। श्रीधर आचार्य सूत्र का यूज किया, 2401 मिला। 2401 होता है गुण 50 का। किसका होता है गुण 50 का? तो एक बार आपने धनात्मक चिन्ह लिया, एक बार ऋणात्मक लिया। जब धनात्मक लिया तो प्लस का गुण 50, ऋणात्मक लिया तो माइनस का गुण 50। माइनस गुण 50 और -1 हो गया माइनस का 50 बटा 4। माइनस के 50 बटा 4 का मतलब होता है माइनस का 25 बटा 2। माइनस के 50 बटा 4 का मतलब होता है माइनस का 25 बटा 2, 2 से दोनों कट रहा है। और माइनस 25 बटा 2, 25 का आधा क्या होता है 12.5 ही होता है। तो माइनस का 12.5 ये संभव नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी पॉइंट में नहीं, पॉइंट में तो हो सकती है बट कभी माइनस में नहीं हो सकती। आपने प्लस लिया तो -1 प्लस गुण 50, गुण 50 में से 1 है 48 बटा 4, और 48 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 12 बार। तो लंबाई हमने मान रखा था 2x प्लस 1, ये रही। तो 2 गुणा x का मान 12 प्लस 1, 2 को 12 से गुणा किया 24, 24 रे कितना हो गया 25। चौड़ाई को आपने x माना, x का मान आ गया 12 मीटर। ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन, जो आपको लिखा था अनुच्छेद 4.1 लिख रखा था कुछ। हाँ, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रार्थना कक्ष की जो विमा है वो एक तो 25 मीटर है और एक चौड़ाई क्या है। इसका मतलब जो ट्रस्ट बनाना चाह रहा है वो कहेगा उसकी लंबाई 25 मीटर होनी चाहिए बट चौड़ाई इतनी होनी चाहिए 12 मीटर होनी चाहिए, और उसका क्षेत्रफल निकलेगा 300 से ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने बोली, इसको आपने एकदम बेहतरीन तरीके से करके बता दिया। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 6 आज हमने 4 एग्जाम्पल किए, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा।
3 एग्जाम्पल हमने गुणनखंड किए। जब भी भाषा वाले सवाल आते हैं आपको हमेशा ही ध्यान रखना, गुणनखंड नहीं लगाना, आपको क्या लगाना, श्री दर आचार्य सूत्र लगाना। इजी वे में वो आपको क्या दे देगा, उत्तर दे देगा। बोलो सर कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। देख लो एकदम साफ सुथरी चीज़ें आपके सामने लिखी है, कोई भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं, एक एक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो प्लस ले रहा हूँ 48/4 12 होता कम से कम, इतनी रिक्वेस्ट 10th क्लास में बैठो तो आपको आना चाहिए और आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, रिवीजन करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। अब तो कोई ज़्यादा काम बचा है ही नहीं। 3 एग्जाम्पल और है 4.3 में, मूलों का अस्तित्व, मूलों की प्रकृति, विविक्तिकर वगैरह ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9। एक 8वां एग्जाम्पल बड़ा शानदार दिया है, बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। पहले 7वां करते हैं, फिर करेंगे 8वां, फिर करेंगे 9वां। तो वो हो गई कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमने 4.2 के कंप्लीट एग्जाम्पल कर लिए, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल दे रखा था, बच्चे पूछते हैं सर ये अनुच्छेद 4.1 का है, तो ये आपके सामने अनुच्छेद 4.1 लिखा हुआ है, आप देख लें। उस एग्जाम्पल नंबर 6 का यही सॉल्यूशन है। किताब वाले ने गुणनखंड किया, बट आप गुणनखंड करने की कोशिश ना करें। जब भी बड़े बड़े नंबर आते हैं गुणा करने पर 600 से गुणनखंड कब करते हैं आप सोचो ना। गुणनखंड हमने कहाँ किया, ज़्यादा से ज़्यादा गुणा ही हमारे पास कितना का है, 18, 20, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 600 गुणा। अब ये सोचो -300 को 2 से गुणा करोगे, माइनस का 600 x²। क्यों सोचना इतना गुणा बड़ा हुआ, नहीं सोचना। श्रीधर आचार्य बेटा बेचारा, आप लगाओ काम दे देगा आपको, उत्तर दे दिए इसने। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए। मस्त होकर पढ़ाई आपको करनी है। मैं लाता हूँ आपके लिए कल 4.3 के एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।